हुकूमत का एक ऐसा फैसला आ गया जिसने इस यहाँ पर जो लोकल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बुनियादों को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की सनत जो है एक बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी कोरोना से पहले, मगर उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा डिप देखने में आया। हुकूमत ने पाकिस्तान में बाहर से पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दे दी है। ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के क्या असरात मुरत्तब होंगे और इससे कबल ये पाबंदी लगाई क्यों गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की सनत जो है एक बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी कोरोना से पहले, मगर उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा डिप देखने में आया। फिर पाकिस्तान को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना हुआ, पाकिस्तान के पास डॉलर कम हो गए, तो फिर इस इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी कदगनें लगी और ये इंडस्ट्री अभी तक जो है 2018 की सूरत हाल पर नहीं पहुंची है और अब ये इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करने लगी है। अभी इस इंडस्ट्री ने दोबारा तरक्की करना शुरू ही की थी कि मगर फिर एक हुकूमत का एक ऐसा फैसला आ गया जिसने इस यहाँ पर जो लोकल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बुनियादों को हिला के रख दिया है, क्योंकि हुकूमत ने पाकिस्तान में बाहर से पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाज़त दे दी है। ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी के क्या असरात मुरत्तब होंगे और इससे कबल ये पाबंदी लगाई क्यों गई थी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं और इस वक्त समीडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर हैं। मशहूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मशहूद साहब, ये फरमाइएगा कि जो पॉलिसी में तब्दीली हुई है ये क्या हुई है, पहले ये बता दीजिए, पहले क्या पॉलिसी थी और अब क्या पॉलिसी ले आए हैं? देखिए, पहले तो ये थी कि आपके जो हमारे ओवरसीज लोग हैं और जो बरसों से वहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो अपनी गाड़ी ला सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी थी जिसमें सेलेक्टेड लोग होंगे। ज़ाहिर है पॉपुलेशन इतनी तो है ही नहीं कि सारे ही बाहर हैं, वो सेलेक्टेड लोग लेकर आ जाते थे और 3 साल पुरानी थी। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम 5 साल पर जाना चाहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा इसको रिलीफ देना चाहते हैं कि बैलेंस हमारा इक्वल हो इंपोर्ट का। ये कहते हैं कि आईएमएफ का प्रेशर है, आईएमएफ की पॉलिसी का है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस पॉलिसी के तहत अभी जो ईसीसी की मीटिंग हुई है और उसमें ये प्रपोज किया गया है, अब कैबिनेट पे गई है ये बात कि हम पाकिस्तान में 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकें। ये 5 साल गाड़ी जो है ये जो पहले ही स्कीम थी 3 साल वाली उसी में है या इसमें कोई मजीद भी एडिशन है? नहीं, इसमें मज़ीद एडिशन ये है कि अब इसको कमर्शलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अथॉरिटी दे दी जाएगी कि वो जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो कमर्शियली इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो था कि आप मुझसे बाहर रहे हैं, आप वहाँ जॉब करते थे, जब आप वापस आए तो अपने साथ एक गाड़ी ले आए अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉलिसी ये थी। अब ये कहा जाता है कि नहीं, इसको आप कमर्शियली इंपोर्ट कर लें। कमर्शियली इंपोर्ट मीन्स कि यार आप कहीं से भी अपनी गाड़ी पुरानी ख़रीदें और पाकिस्तान के मार्केट पे ले आए। अच्छा, तो ये कमर्शियली गाड़ी लाएंगे तो ये पुरानी गाड़ियां आप कह रहे हैं लाते हैं, तो वहाँ पे क्या सस्ती मिलती हैं ये गाड़ियां, कैसे आती हैं, इसकी कुछ तफसील बताइए। देखिए ना, पुरानी गाड़ी 5 साल पुराना का मतलब ये हुआ कि 5 साल गाड़ी वहाँ पे उनके रूट्स पे चली हुई, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चली हुई है। तो उस गाड़ी को 5 साल के बाद वो चाहे 20,000 हो या 80,000 किलोमीटर चल गई हो, वो गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है। अब 2 सूरत हाल होती हैं। वहाँ के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, उनके लॉ ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पे ये है कि एक पीरियड होता है जिस पे वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को डिस्पोज कर दें, यानी कि आपकी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिसिएशन के साथ ज़ीरो हो चुकी है। कितने साल चलती है वहाँ पे गाड़ी? भाई, एक गाड़ी का वो पीरियड टाइम लाइन 5 ईयर्स के करीब है कि आप 5 साल में वो गाड़ी उस शहर में या उस सिटी में स्पेसिफिक एरियाज़ में स्पेसिफिक कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो उसमें ये लॉ है कि आप उसको गाड़ी को ऑफ रोड कर दें। आप ऑफ रोड कर दें तो आप वो गवर्नमेंट, उनकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि अब आप नई गाड़ी ले लें। क्यों? कि इसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिफरेंशिएट आ जाएगा, नई गाड़ी की इंश्योरेंस कम होगी। अब आप अगर इसको चलाएंगे तो इसकी इंश्योरेंस पे ज़्यादा कीजिएगा। तो वो उससे बचने के लिए वो ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्टिव होती है कि वो नई गाड़ियाँ ख़रीद सकें। नई गाड़ी उनकी सस्ती पड़ती है तो वो अपनी पुरानी गाड़ी को डिस्पोज करके नई गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये जमा हो जाती है। अब ये वो गाड़ियाँ हैं जो जमा होती हैं और डेवलप्ड कंट्री जैसे ममालिक तो नहीं लेते। ये तो नहीं, कौन सी कंट्रीज? जैसे डेवलप कंट्रीज़ में, दुनिया में वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें आपका यूरोप आता है, अमेरिकन आता है, जापान आता है, आपका ताइवान आएगा। ये सब डेवलप कंट्रीज़ है ना। हम लोग एशियंस में अगर हम आते हैं, हम आपकी तरफ देखते हैं,
हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हम क्राइसिस में हैं, अपने आप इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ राग़िब हैं। ऐसी सूरत हाल में वो जो डेवलप कंट्री क्यों नहीं, मैं एक मिसाल कोट करता हूँ, फर्स्ट करें जापान है। जापान अपनी गाड़ी क्यों नहीं अमेरिका में यूज़ बेच देता? क्यों नहीं जापान अपनी डेवलप कंट्री में, जर्मनी में या इटली में या फ्रांस में अपनी यूज़ गाड़ी बेच सकता? इसलिए कि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ पे ये पुरानी गाड़ियाँ आप इतने आसानी से नहीं बेच पाते और वहाँ पे मार्केट शेयर भी नहीं, और वो लोग अपने मुल्क में अपनी गाड़ियाँ खुद बना रहे हैं। जो दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये गाड़ियाँ बन रही हैं। हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उन ममालिक में है इंटर डेवलपमेंट होते हुए भी हमें गाड़ी डेवलप कर रहे हैं और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, असेंबलिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई गाड़ी बन रही है तो उसके पार्ट्स, एक मैं मिसाल लेता हूँ, कोई एक गाड़ी ले लें तो उसकी गाड़ी के 60% अगर पार्ट्स लोकलाइज्ड हैं तो मीन्स कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके 60 डिफरेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान भर में बैठे हैं, वो अपने पार्ट बना के एक ओईएम को दे रहे हैं और वो ओईएम असेंबल कर रहा है, तो वो असेंबली कहलाएगी। मगर पार्ट्स मैन्युफैक्चर तो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 60% अपनी गाड़ी के पार्ट्स आपको, कोई देखें, कोई टायर बना के दे रहा है, कोई स्टीयरिंग व्हील बना के दे रहा है, कोई डैशबोर्ड बना के दे रहा है, कोई सीट बना के दे रहा है, कोई सनवाइजर्स बना के दे रहा है, कोई फ्लोर मैट्स बना के दे रहा है, कोई आपकी शॉक्स ऑब्जर्वर बना के दे रहा है, कोई इंजन के पार्ट, ये इस तरह के, कोई बम्पर बना के दे रहा है, कोई लाइट बना के दे रहा है। तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं और वो बन रहे हैं तो हम आपको मिल रहा है, आप असेंबल कर रहे हैं। तो ये कहना कितनी परसेंट गाड़ी पाकिस्तान में बनती है? तो मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट, क्योंकि अब आप पाकिस्तान की मार्केट डेवलप हो गई है ऑटोमोटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 3 प्लेयर्स थे, आज आपके पास मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो इस वक्त 12-13 आपके पास नए ओईएम्स भी आएंगे। टोटल मार्केट इस वक्त 13-14 ओईएम्स की पाकिस्तान में मौजूद है और हर ओईएम के पास 3 से 4 मॉडल हैं, तो वैराइटीज़ बहुत हैं। और इनमें कुछ ऐसे मॉडल ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यार वो 60% पे पहुंच चुके हैं। प्रीवियस अगर हम देखते थे पुराने मॉडल्स में तो हमने देखा है कि वो 70% पे भी लोकलाइजेशन हुई है, कि लोकल पार्ट्स डेवलप हुए हैं। तो आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम आपको 60%। आप कह रहे हैं कि जी जो आप मुखालफत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, हुकूमत कह रही है पॉलिसी होनी चाहिए, इसका पाकिस्तान की जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो हम अपने मुल्क को देखेंगे ना। जी जी। आज हम जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, कोविड में आया तो इंटरनेशनल तो सबके पास क्राइसिस आया, पाकिस्तान में भी आया। फिर हमारे पास पॉलिटिकली एक अनस्टेबिलिटी आई हमारे मुल्क में। फिर उसके बाद आप अभी उस क्राइसिस से बाहर निकल रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि जो साल अभी आपका क्लोज हुआ है 2025, तो इसमें आप तकरीबन 1.5 लाख के करीब वॉल्यूम में पहुंचे। आप अगर 17-18 में जाएं तो आप 2.5 लाख पे थे, तो 2.5 लाख से आप 80,000 में आए, 80,000 से 1.5 लाख पे आए। तो ये मार्केट भी वापस रिकवरिंग मूड में। ऐसी मूड में आप पाकिस्तान को देखें कि आप कोविड के बाद दुनिया में, चाहे वो IMF हो, चाहे दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हों इंटरनेशनल, जिससे आप लोन्स ले रहे हैं। आप लोन किस में ले रहे हैं? आप डॉलर्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि आपके पास डॉलर नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर की शॉर्टेज की वजह से आप डॉलर्स लेने जाते हैं। आप दुनिया से कहते हैं कि एजेंसीज के आपको लोन दे, लोन मिल रहा है, डोनेट नहीं कर रहा, आपको लोन दे रहा है, आप डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि हम पाकिस्तान में 5 साल पुरानी गाड़ियाँ खोल देते हैं। तो भैया जब आप खोलोगे तो डॉलर वापस बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक एवरेज गाड़ी की प्राइस ले लेते हैं कि $7,000 होगी। $7,000 अगर 10,000 गाड़ी आप मंगवाएंगे तो $70 मिलियन की बात हो रही है। ये एक महीने में चला गया बाहर मुल्क से। अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 मंथ्स में तो तकरीबन $1 बिलियन आप पाकिस्तान से, जस्ट एज वन पॉलिसी, पाकिस्तान से आपका डॉलर बाहर चला जाएगा। ये तो गाड़ी की सूरत में गया। अब ये साल भर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी के कोई पार्ट्स की भी डिमांड आएगी। आपको फिल्टर चेंज करना है, आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, लाइट चेंज करनी है, कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये पार्ट्स तो पाकिस्तान में नहीं बन रहे होंगे। ये तो क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ी हैं, डिफरेंट मॉडल्स की हैं, तो इसके पार्ट्स भी आप मंगवाएंगे। तो एक तरफ आपने CBU यूज गाड़ी में मंगवाई, दूसरी तरफ कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप कहेंगे पार्ट्स मंगवाओ, तो पार्ट्स भी आप लगा लें।
तो पार्ट्स अगर मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन का आपकी सीबीयू गाड़ी कंप्लीट बिल्ड 5 साल पुरानी आ गई, इसका आप लगा लें 25%, तो पता चलेगा आपको कि यार 30 मिलियन यूएस डॉलर आप उसका मटेरियल मंगवा रहे हैं या पार्ट्स मंगवा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपके पास डॉलर नहीं है, एक साल में आप 1 बिलियन 30 मिलियन पार्ट्स की सूरत में आप मुझसे बाहर डॉलर भेज देंगे, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर कैसे करेगा? अच्छा, बेहतर करने के पास आपके पास ऑप्शंस क्या तो हैं? फिर इस पर आपकी हुकूमत से कोई मुशावरत हुई? आप लोग भी एक स्टेक होल्डर हैं, कोई बात की गई, कुछ पूछा गया कि ये पॉलिसी बना रहे हैं, आपसे बात तो हुई होगी? नहीं देखें, बातचीत तो डेफिनेटली हमारी जो एसोसिएशन है उसमें बातचीत हुई और उन लोगों से ये बात की गई और उन्होंने एक प्रपोज दिया है। जो प्रपोजल है ये है कि आप ऐसी सूरत हाल में गाड़ी को इंपोर्ट करने से ना आए, इस तरफ ना जाए। इसकी वजह यह है, आप लोकल में आपने नए ओईएम से बुलाए, पहले जापानीज थे, ठीक फिर है, कोरियंस आए, ठीक है। आज चाइनीज आए। आप इनसे कहें कि इनके साथ बैठें और इनसे बोलें कि हर ओईएम के पास, मैंने जैसे कहा मिसाल ले लूँ तो 15 लोग हैं अगर ओईएम पाकिस्तान, और हर मॉडल जो है वो 5-5 लेकर आता है, तो 45 के करीब आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त सिनेरियो में मॉडल्स पाकिस्तान में चले। हर ओईएम को बोलो कि यार एक गाड़ी ऐसी हम चूज कर लेते हैं, इसकी लोकलाइजेशन आप बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करती है ताकि कंज्यूमर को आसानी हो। देखिए भाई 45 मॉडल्स रोड में मौजूद होने के बाद आप दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि आप 5 साल पुरानी गाड़ियां ले आइए, तो ये जो 45 मॉडल्स है क्या ये लोगों को पसंद नहीं आ रहे? आज जापानीज के मॉडल पाकिस्तानी कंज्यूमर को पसंद नहीं है क्या? कोरियंस के मॉडल उनको पसंद नहीं है क्या? चाइनीज के मॉडल उनको पसंद नहीं पसंद तो नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये कंज्यूमर को ये है कि उसकी वो परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो टैक्स रेट्स है वो बहुत ज्यादा है। कितना अगर इस वक्त कहते हैं कि आप 40 से 45% तो एक गाड़ी में 100 रुपए की है, 45 रुपए तो आपने गवर्नमेंट ने टैक्स डाल दिए, तो 65 की तो गाड़ी है। तो अगर ओईएम सिंसियर है, कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, अगर कंज्यूमर को वो चाहती है कि 4 व्हीलर ड्राइव उनको मिले, तो भाई आप अपने हर ओईएम को बुलाएं, बैठाएं, बोले आपकी इस वक्त क्या लोकलाइजेशन। वो कहता है कि यार मिसाल देता हूँ, वो कहता है कि यार 20% है, मैं आपकी वॉल्यूम दूंगा, आप 40% इसकी लोकलाइजेशन बढ़ाइए, मैं आपके टैक्स कम करता हूँ, कंज्यूमर को आसानी होगी। तो गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट ये समझती है कि मैं टैक्स कम करूंगा, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। नहीं, आपके पास मार्केट इस वक्त 1.5 लाख की है। जब आप अपना वो टैक्स कम करते हैं और स्पेसिफिक मॉडल की प्राइसेस को कम करते हैं, चाहे वो स्मॉल सेगमेंट में ले लें, छोटी गाड़ी पाकिस्तान में जो बनाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ी की टैक्स को, सेल टैक्स है या डिफरेंट टैक्स है, आप सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वॉल्यूम मिलेगा तो उस रेवेन्यू को आपको जनरेशन में सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट को। एक दूसरा, उसकी बेसिस पे आपके जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मोर पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज करें। तीसरी चीज, जब वो मोर लोकलाइजेशन पे जाएंगे तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब क्रिएशंस होगी। चौथी बात, आपके पास स्किल्स डेवलप जब हो जाएगी तो आप उसमें से पिक करेंगे और कहेंगे यार ये पार्ट तो मैं पाकिस्तान से अब एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे आप सपोर्ट करें। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल्स ट्रांसफर आपकी बेसिकली आपके मुल्क की वर्थ को बढ़ाएगा और आपको पोटेंशियल मिलेगा कि आप बाहर जा सकते। दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर उनकी लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मौजूद है और वहाँ पे उनकी लोकल वेंडर इंडस्ट्री मौजूद है? देखिए, इस वक्त अगर नंबर ऑफ काउंट्स अगर बात करें, मेरे ख्याल से दुनिया में 17 ऐसे बड़े मुल्क हैं जिनमें ये गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है लकीली। अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वो इकोनॉमी की बेस होती है, उसकी बैकबोन होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लाइट इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो शीट मेटल ले लें, चाहे रबड़ ले लें, चाहे प्लास्टिक ले लें, चाहे फैब्रिक ले, गारमेंट्स, टेक्सटाइल ले लें, ये सारी चीज़ें एक गाड़ी में लग रही है। और आज की दुनिया में इन गाड़ियों में अब 5वां आइटम जो आप ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के फीचर्स इतने आ रहे हैं, तो पहले मैकेनिकल ज़्यादा था, आज इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है क्योंकि सेंसर्स बहुत, तो आपके पास वैराइटीज आती, तो आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, कोविड के ज़माने में अगर हम बात करें तो एक ऐसा मुल्क जो एक हाईटेक पार्ट्स बनाया करता था, दुनिया को नहीं पता था वो कौन सा मुल्क है। कोविड आता है, वो बंद होता है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को पता चलता है वो एक मुल्क जो चिप्स बनाता है वो दुनिया में एक ही मुल्क है।
450 बिलियन यूएस डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है सर एनुअल। ताइवान जी जी मुझे वो हैदराबाद से भी शायद इतना बड़ा नहीं है। क्यों है उसकी? इसलिए है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे, इसलिए है कि वो उसने हाई टेक किया है। अब हमारा जो फेज है हमारे पाकिस्तान में, हमें 40 इयर्स के करीब हो गए पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में। इसमें इतने डिप्स आए, कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक पॉलिसी नहीं कर पाता कि वो अपनी इंडस्ट्री को या अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करे, क्योंकि उसके पास अनसर्टेनिटी इतनी है, चैलेंजेस इतने हैं कि वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर पाता। मशहूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मशहूद साहब से बहुत तवील गुफ्तगू कर सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और मुझे भी अच्छा मज़ा आ रहा था, बट हमें प्रोग्राम को अब ख़त्म करना है। मशहूद साहब के 3-4 अहम नुकात हैं जिनको मैं चाहूँगा कि समअप कर दूँ। मसला ये है कि हमने जापान की और उन मुल्कों की इंडस्ट्री चलानी है कि जहाँ पे ये गाड़ियाँ बनती हैं और ये 7 साल बाद और 5 साल बाद खड़ी कर दी जाती हैं। ये हमने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, अपने लोगों को रोज़गार देनी है, जापान में लोगों को रोज़गार देनी है, दीगर मुल्कों में रोज़गार देना है। सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने जॉब जो अपने लोगों को रोज़गार दी है, हम उसको क्यों बंद करना चाहते हैं? दुनिया में हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ज़रिए मुल्कों ने तरक्की की है, अपनी लाइट इंजीनियरिंग को हाईटेक इंजीनियरिंग की तरफ लेके गए हैं और अब हम इस पॉलिसी के ज़रिए कि हम पुरानी गाड़ी, इस्तेमालशुदा गाड़ी जो उस मुल्क में चलना बंद हो गई है, उसको हम अपने मुल्क में ले आएँ और यहाँ पर चलाएँ, अपनी सड़कों पे चलाएँ। तो कोई ना कोई वजह होगी जो उस मुल्क में वो गाड़ी बंद हुई है। तीसरी अहम बात ये है कि ज़रा मुबादला बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का बैरून मुल्क जाएगा और नॉन प्रोडक्टिव जाएगा। यहाँ से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा और यहाँ से बड़े पैमाने पर ज़रा मुबादला बैरून मुल्क चला जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त 11 प्लेयर्स हैं और इसमें मज़ीद प्लेयर्स भी आ रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के भी प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहिए। इस वक्त अफ्रीका वो मार्केट है कि जहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को ले जा सकते हैं। हमें बजाय इसके कि हम लोकल इंपोर्ट को इजाज़त दें, हम अपनी जो 11 प्लेयर्स हैं इनको इनकरेज करें कि वो यहाँ से गाड़ियों को अफ्रीका और एशिया के दीगर मुल्कों में एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान उन 17 लकी मुल्कों में है, उन 17 महज 17 मुल्क ऐसे हैं जो गाड़ियाँ बनाते हैं, असेंबली करते हैं। पाकिस्तान उनमें शामिल है। तो पाकिस्तान की इस यानी कि 140-50 मुल्कों में से अगर पाकिस्तान 17 मुल्कों में शामिल है तो ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बहुत से सेक्टर्स में नहीं है, एक सेक्टर में है, तो इसको खुदारा बचाइए। और ये जो कमर्शियल इंपोर्ट है, हुकूमत जो है इस पर ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मकामी इंडस्ट्री ग्रो करे, मकामी लोगों को रोज़गार मिले और पाकिस्तान का ज़र मुबादला पाकिस्तान को कमाने की सूरत हाल बने, ना कि ये ज़र मुबादला हम गंवा जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे मज़ीद मालूमात के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।